नमस्ते दोस्तों। ये केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड पार्ट होने जा रहा है और सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। पार्ट वन में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस पार्ट में एनसीईआरटी आपको खुद से रीड करना है। प्लीज़ एनसीईआरटी खुद से रीड कर लीजिएगा। मैं डिटेल में सब डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी को लेते हुए एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। बिलीव करिए, एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी को करते हुए डिटेल में चलेंगे। आप वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो फिर वीडियो को डिसलाइक करके हट जाइएगा। ओके, तो फिर क्वेश्चन लेकिन एक बार वीडियो पूरा देखने के बाद ही क्वेश्चन करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक सेकंड, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे? तो टोटल फाइव फैक्टर हैं। टोटल 5 से 6 फैक्टर हैं। टोटल 6 फैक्टर हैं। मोस्टली 6 फैक्टर जो ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। तो टोटल 6 फैक्टर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, देन एक एक के बाद में एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा उसका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड, वो प्रभावित करता है, वो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंड थर्ड फैक्टर, प्रेशर, टेम्परेचर एंड नेक्स्ट कैटालिस्ट टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर फोर्थ फिफ्थ वाला टेम्परेचर के बाद प्रेशर, टेम्परेचर, कैटालिस्ट एंड लास्ट जो कि इन्फ्लुएंस करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, एक्सपोजर टू रेडिएशन। एक्सपोजर टू रेडिएशन, ये ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब एक एक फैक्टर को डिस्कस किया जाएगा। एक एक फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। कोई रिएक्शन है उसमें एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। तो उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा उसका नेचर वो किस नेचर का है, ठीक है। उसका फिजिकल स्टेट अगर देखा जाए रिएक्टेंट का, मान लीजिए ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये जो रिएक्टेंट है इसका फिजिकल स्टेट क्या है? रिएक्टेंट का व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, तो इसके फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करेगा। फिजिकल स्टेट 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिजिकल स्टेट 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं पूरा लिख देता हूँ, गैस, ये आपका लिक्विड और ये आपका सॉलिड। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट में अगर फिजिकल स्टेट सॉलिड है रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट अगर सॉलिड है तो रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो होगा। लिक्विड है तो रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा फास्ट होगा, और गैस है तो रेट ऑफ रिएक्शन वेरी फास्ट होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, आर्डर जो होगा, अगर फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग देखा जाए रेट ऑफ रिएक्शन का आर्डर रिएक्टेंट पे कैसे, रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट पे कैसे डिपेंड करेगा, तो कुछ आर्डर ऐसा बनेगा। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ आर्डर ऑफ रेट ऑफ ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, आर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट। तो सबसे स्लो रेट ऑफ रिएक्शन जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड है उसकी होगी, यानी कि सॉलिड। उससे फास्ट लिक्विड स्टेट में रेट ऑफ रिएक्शन होगी, और सबसे फास्ट गैसियस स्टेट में रेट ऑफ रिएक्शन होगी। गैसियस स्टेट में अगर रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है तो उसकी सबसे फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो फिजिकल स्टेट का कन्फर्म हुआ, फिजिकल स्टेट में सबसे स्लो सॉलिड, सबसे फास्ट गैसियस। ये हो गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट में अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। सेकंड फैक्टर आपका हो जाएगा इसी नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। एक तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हम लोगों ने जस्ट अभी देखा फिजिकल स्टेट, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस में किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, किसका रेट ऑफ रिएक्शन
स्लो है। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हम लोग देखेंगे फिजिकल साइज ऑफ द रिएक्टेंट। फिजिकल साइज ऑफ द रिएक्टेंट या फिजिकल साइज ऑफ द पार्टिकल इफ रिएक्टेंट आर सॉलिड। अगर रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है, मीन्स इफ रिएक्टेंट की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, सॉलिड है। सॉलिड है, रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, तो साइज ऑफ द पार्टिकल के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन कंसीडर की जाएगी। साइज ऑफ द पार्टिकल के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन कंसीडर की जाएगी। यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल के से कैसे रेट ऑफ रिएक्शन कंसीडर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है साइज ऑफ पार्टिकल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फिजिकल साइज। सॉलिड रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है अगर, तो रिएक्टेंट के पार्टिकल की साइज जितनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी कम, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके होगा, सरफेस एरिया के। रिएक्टेंट इफ रिएक्टेंट इन सॉलिड स्टेट then rate of reaction inversely proportional to the physical size of the reactant and rate of reaction directly proportional to the surface area of the reactant। surface area of the reactant। आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि कैसे सरफेस एरिया से डिपेंड कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन और कैसे फिजिकल साइज पे डिपेंड कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन। बट कंडीशन है कि रिएक्टेंट किसी स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड। मान लीजिए रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये रिएक्टेंट किसी स्टेट में होना चाहिए, ये रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। लिक्विड और गैस स्टेट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। रिएक्टेंट ये कंडीशन है, ये मस्ट है कि रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में होगा, तभी ये आप रूल अप्लाई करोगे। रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फिजिकल साइज, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये चीज़ हो गया आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट का फिजिकल साइज के अकॉर्डिंग आप रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी नेचर ऑफ रिएक्टेंट में थर्ड जो पार्ट होगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट की ये भी बात हो रही है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में एक तो फिजिकल स्टेट हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड सबसे स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, देन लिक्विड देन गैस। दूसरा हो गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या, नेचर ऑफ रिएक्टेंट दूसरा हो गया फिजिकल साइज ऑफ द रिएक्टेंट। तो फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया के। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट में थर्ड है केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है रिएक्शन में उसका केमिकल नेचर कैसा है, केमिकल नेचर कैसा है ये डिसाइड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल नेचर मीन्स अब डिफरेंट रिएक्शन की डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जो हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को डिटेल में। तो एक्टिवेशन एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। जिस भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा वो रिएक्शन उतनी स्लो होती है। वो बाद में देखेंगे क्यों स्लो होती है। कैटलिस्ट जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी को वैल्यू को स्लो डाउन कर देता है, लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी रिएक्शन उतनी स्लो होगी। यहाँ पे मैं देखता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी दो कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे। एक तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अगर लो है, वैल्यू इसकी लो है, तो रिएक्शन क्या होगी, हाई होगी। जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। बट अगर ई की वैल्यू, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, लो तो हो गया ना, हाई है। लो नहीं, अगर हाई है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। ये एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है कि लो है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अब एक्टिवेशन एनर्जी को कौन हाई करता है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कौन डिक्रीज करता है, कौन लो करता है, कौन हाई करता है, वो कैटलिस्ट करता है। और बात की बात है जब एक्टिवेशन एनर्जी डिस्कस की जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे हमसे मतलब है केमिकल नेचर से। केमिकल नेचर मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी से। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू लो है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। और एक्टिवेशन एनर्जी अगर हाई है केमिकल रिएक्शन की तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी। ये आपका हो गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जितने भी फैक्टर थे उसमें से नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो चुका। अब सेकंड आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। इसको डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। सेकंड फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है इसको देखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वैसे फार्मूला भी पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है आर इज इक्वल टू होती है प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो कंसंट्रेशन आर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो रही है,
कंसंट्रेशन के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम हो रही है। तो आप फिलहाल यहाँ से इतना ही याद रखना है आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हो गया। अब नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं। थर्ड फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, थर्ड फैक्टर प्रेशर था। प्रेशर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे अफेक्ट करता है, इसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट है और उससे प्रोडक्ट कोई बन रहा है। अब ये रिएक्टेंट सॉलिड हो सकता है, रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। ध्यान देना, सॉलिड और लिक्विड, अगर रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड और लिक्विड है, रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड और लिक्विड है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर। अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट का स्टेट, फिजिकल स्टेट सॉलिड और लिक्विड है, सॉलिड एंड लिक्विड है, तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर के द्वारा अफेक्ट नहीं होगी, यानी कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इज नेग्लिजिबल होगा। व्हेन क्या रेट ऑफ जो रिएक्टेंट है वो कैसा है, सॉलिड या लिक्विड है। बट इफ रिएक्टेंट आर इन गैसियस स्टेट देन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ध्यान देना है ये कि प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा। बट किस कंडीशन में, जब रिएक्शन में रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में रहेगा तो प्रेशर जितना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा। बिकॉज रीजन क्या है, प्रेशर बढ़ाने से जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होगा। इसका रीजन आप देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने पे क्यों बढ़ता है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, ये आप रीजन देंगे। बट अगर रिएक्टेंट क्या है, सॉलिड और लिक्विड है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का प्रेशर से कुछ लेना देना नहीं है, नेग्लिजिबल होगा। प्रेशर आप चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्लियर हुआ, थर्ड फैक्टर क्लियर हुआ, प्रेशर। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे आते हैं। फोर्थ फैक्टर है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, इसको देखते हैं। अब टेम्परेचर में रिएक्शन, पहले रिएक्शन लिख, मान लीजिए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन हो सकता है एक्जोथर्मिक हो सकता है एंडोथर्मिक हो। रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है, ये हमने रिएक्शन लिख दिया। ये रिएक्शन क्या हो सकती है, एक्जोथर्मिक, या तो एक्जोथर्मिक हो सकती है रिएक्शन ये, या तो एंडोथर्मिक। अब ये एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज पे डिपेंड करता है कि एक्जोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। एक्जोथर्मिक हो, आइदर एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक, कोई भी हो रिएक्शन, दोनों रिएक्शन में, एक्जोथर्मिक रिएक्शन में भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर के होगा। यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। यानी दोनों कंडीशन में रिएक्शन चाहे एक्जोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर के होगा। आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन का, उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्शन की इंक्रीज होती जाएगी। रीजन क्या है इसका, रीजन इसका ये देंगे आप कि जैसे आप टेम्परेचर रिएक्शन का टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो जो रिएक्टेंट है, मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है उनके जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, ज़्यादा बेटर पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल आर इंक्रीज। जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो नंबर ऑफ द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही होगी। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, अगर टेम्परेचर से पूछा जाए हाउ टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ जो रिएक्शन होगी वो आइदर एक्जोथर्मिक हो और एंडोथर्मिक हो, दोनों में चाहे एक्जोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के ही होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ओके, ये हो गया आपका
टेम्परेचर वाला फैक्टर। अब नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, यानी ये कौन सा फैक्टर था, ये फैक्टर था फोर्थ। अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है, और 1 मिनट टेम्परेचर में एक खास एक नोट पॉइंट करके ध्यान देना है। फिलहाल जब रेट कांस्टेंट की बात करेंगे वहाँ भी बात करेंगे ये, तो यहाँ पे ध्यान देना है एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, आप पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन को ये उसका आप पर डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते जाओगे, तो एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है 2 टाइम या 3 टाइम इंक्रीज कर जाती है। क्या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जनरली होता क्या है, आप किसी भी रिएक्शन को जनरली एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर देन क्या होता है, जब आप पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन की क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना 2 to 3 टाइम इंक्रीज हो जाती है, 2 to 3 टाइम इंक्रीज हो जाती है, ये ध्यान देना है। ओके, यानी कि जैसे क्वेश्चन कर लीजिए एवरी 10, इस पे क्वेश्चन आ चुका है नेट में कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने पे टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, 2 to 3 टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन है एक रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है 10 डिग्री से 60 डिग्री पर, या 10 डिग्री से कुछ भी ले लीजिए, 10 डिग्री से 90 डिग्री सेंटीग्रेड ले लीजिए, नहीं छोटा ही लेते हैं, 10 डिग्री से 40 ले लेते हैं, पहले सिंपल ही करते हैं, या 10 से बहुत सिंपल लेना है तो 10 से आप फर्स्ट ऑफ ऑल 10 से 30 लीजिए। कोई रिएक्शन है, कोई एक रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया है, 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर उसका रिएक्शन का। तो आपको बताना है, तो देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हम लोग थ्योरी में जस्ट ऊपर पढ़ के आए हैं, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी जब 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड गया तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2 टाइम हो जाएगी। फिर 20 से 30 जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2 के पावर 2 हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगी। समझ में आ रहा, ये से आपको करना है, यानी कि कुछ नहीं करना है, इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है, मतलब ट्रिक समझ लो या जो भी समझ लो, आप ऐसे करोगे इसको सॉल्व, जितना लोएस्ट टेम्परेचर जो दे रखा है आपको पहले 2 के पावर n कर लो। अब n की वैल्यू कितनी रखनी है, जो टेम्परेचर दे रखा है 30 दे रखा है हाइयर, लोअर दे रखा है 10, 30 मतलब 30 - 10 करेंगे अपॉन 2 कर देंगे, सॉरी अपॉन 10 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 30 - 10 यानी कि 20 अपॉन 10 आ जाएगा 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू यही रख देंगे, ये n की वैल्यू निकालने का मतलब आपका फार्मूला है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रिक है। मान लीजिए कोई भी ऐसा रहेगा, आप पहले फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए। टेम्परेचर कितने से कितने बढ़ाया गया है, टेम्परेचर आपका 10 से 30 बढ़ाया गया है। एक तो तरीका ये है, 10 से 20 गया तो 2 टाइम बढ़ा, फिर 20 से 30 गया तो 2 टाइम और बढ़ गया, यानी 2 दूना 4 यानी 4 हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। बट एक तरीका डायरेक्ट है 2 के पावर n, ये फार्मूला 2 के पावर n। अब n की वैल्यू कैसे लिखेंगे, कितना हाईएस्ट कितना टेम्परेचर बढ़ाया गया है रिएक्शन का, तो 30 बढ़ाया गया है, लोवेस्ट कितना था 10 से बढ़ाया गया, तो 30 - 10 अपॉन 10, हमेशा अपॉन 10 करना है, यानी कि n = क्या करना, अपर माइनस लोअर अपॉन 10। ये कोई फार्मूला नहीं है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, n वैल्यू के बस निकालने, कोई भी सवाल रहेगी आप ऐसे निकाल सकते हो। अब जो भी n की वैल्यू आएगी वो आप इसमें पुटअप कर देंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगा आ जाएगा। जैसे और एक क्वेश्चन मान लीजिए सिंपल सा, कोई भी आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन 2 है 10 से, अब कोई भी कर लीजिए, मान लीजिए रिएक्शन दे रखा है और उसका टेम्परेचर बढ़ा के 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया, 10 से 90 कर दिया गया। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बताइए। तो सिंपल हमें पता है 2 के पावर n, एक फार्मूला। सेकंड फार्मूला अपर माइनस लोअर, अपर टेम्परेचर 90 है, लोअर टेम्परेचर -10 है, 90 - 10 अपॉन 10 यानी कितना आ गया, 90 - 10 80 अपॉन 10, 80 अपॉन 10 यानी 8 आ गया, यानी की वैल्यू आप 8 पुटअप कर दीजिए बस। अब इससे जितना वैल्यू आ जाए 2 के पावर 8 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 8 आज आपका आ जाएगा
तो 2 की पावर 8 करेंगे तो आपको 256 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप सिंपली कर सकते हैं, जब तक आप प्रोसेस से करेंगे तब तक आप ऐसे सिंपल सा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फैक्टर क्या था जो कि रेट ऑफ फ्रिक्शन को इन्फ्लुएंस करता था, रेट ऑफ फ्रिक्शन को अफेक्ट करता था। फिफ्थ फैक्टर था कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कैसे रेट ऑफ फ्रिक्शन को इन्फ्लुएंस करता है इसको देखना है। कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट का काम क्या होता है? कैटालिस्ट आपने सुना होगा कि रेट ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देता है, बट हाउ, कैसे रेट ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देता है? तो जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको डिक्रीज करके, ध्यान से क्या करता है कैटालिस्ट? पहले तो नॉर्मली सबको याद होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैटालिस्ट इंक्रीज कर देता है, बट कैसे इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को? इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी को, जो रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके। जब एक्टिवेशन एनर्जी आप डिक्रीज करेंगे, भी जस्ट हम लोग पढ़े हैं केमिकल नेचर में, जिस भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो कैटालिस्ट का काम ही ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी को लो करना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कैटालिस्ट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ई ए, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कैटालिस्ट क्या करता है? डिक्रीज करता है। और जब ई ए की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैटालिस्ट किस पे एक्ट कर रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी पे। एक्टिवेशन एनर्जी की स्लो कर रहा है, लो कर रहा है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी लो हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपका कैटालिस्ट का रोल हो गया रेट ऑफ रिएक्शन में। लास्ट फैक्टर है सिक्स फैक्टर, एक्सपोजर टू द रेडिएशन। एक्सपोजर टू द रेडिएशन, इसको नहीं याद करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आपको डिटेल में सब पता होना चाहिए। तो एक्सपोजर टू, ताकि कहीं से भी गलत होने का चांस ना बने। एक्सपोजर टू द रेडिएशन, कुछ रिएक्शन ऐसे होती है, कुछ स्पेसिफिक, ऑल रिएक्शन की बात नहीं हो रही, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन ऐसी होती हैं कि जो रेडिएशन के प्रेजेंस में उनका रेट जो है इंक्रीज हो जाता है, कुछ स्पेसिफिक, और वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। ऐसा सिर्फ फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए है कि वो किसकी प्रेजेंस में? रेडिएशन की प्रेजेंस में उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इन फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, यानी कि जो इनका ROR होता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन होता है। रेडिएशन जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन को मिलेगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कुछ एग्जांपल जैसे जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन की कैटेगरी के रिएक्शन है, जैसे एक एग्जांपल आपका हो जाएगा H2 + Cl2, सनलाइट पड़ने पर ये कन्वर्ट हो जाता है टू HCl में। वेरी लो रेडिएशन, वेरी स्लो रिएक्शन होती है ये, बट हाँ ये फोटोकेमिकल रिएक्शन की कैटेगरी का है। और सेकंड रिएक्शन अगर सॉरी ये वेरी स्लो है, विदाउट, अगर हम इसको विदाउट सनलाइट करें, या तो मान लीजिए सनलाइट कर दें तो वेरी फास्ट हो जाएगा, वेरी फास्ट रहेगा। अब इतना फास्ट रहेगा तो हो सकता है एक्सप्लोजिव बहुत फास्ट रहेगा। अब बट अगर ये सनलाइट को हटा दें हम तो ये फास्ट भी हट जाएगा, सनलाइट हटा तो फास्ट बढ़ जाएगा, और ये रिएक्शन वेरी स्लो हो जाएगी, वेरी स्लो हो जाएगी। तो ये रिएक्शन आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन है। लेकिन कब? जब ये सनलाइट रहेगा तब ये सनलाइट में फिर से लगा देता हूँ, सनलाइट लगा के इसको फास्ट लिख देता हूँ। अब ये सही है। अब ये फोटोकेमिकल रिएक्शन की कैटेगरी का है रिएक्शन। H2 + Cl2 सनलाइट की वजह से Hμ है, वो Hμ फास्ट रिएक्शन हो रही है। ये आपका हो गया फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन या फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। एक क्वेश्चन और कर लीजिए टेम्परेचर का, ताकि कन्फर्म हो जाए। क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विल बी। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज होगी? टेम्परेचर पे ध्यान देना है, रिएक्शन का टेम्परेचर कितना 10 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अपर और लोअर पे ध्यान देना है, बस अपॉन 10 कर देना है। फार्मूला पता ना कैसे सॉल्व करेंगे? 2 के पावर n कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के पावर n, अब n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या है? अपर U - L अपॉन 10, अपर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन 10। अपर टेम्परेचर मैक्सिमम कितना लेके गए? 100, लोअर कितना था? 10 से लेके गए अपॉन 10, 100 - 10 90 अपॉन 10, सॉरी 100 यहाँ पे हो गया, 90 अपॉन 10 रहेगा ये, ठीक है,
मतलब 100 माइनस 10/10 ही रहेगा, 90/10 यानी कि आ जाएगा 9, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, यानी कि इसका टेम्प आ जाएगा 2 के पावर n, यानी n की वैल्यू 2 के 9, ये 2 के पावर 9 आ जाएगा ये। अब इसको आप 2 के पावर 9 कर देंगे तो जितना आ जाए आपका वही आपकी हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन, उतना बढ़ के हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी रहेगा आप कर ले जाएंगे, 10 से 50 कर दे, 10 से 60 कर दे, सबका कर ले जाएंगे ना। कोई भी टेम्परेचर आपको दे दे बढ़ा के, जैसे आपको यहाँ पे दे दे रिएक्शन 10 से 20 कर दे, 10 से 30 कर दे, 10 से 40 कर दे, 10 से 50 कर दे, 10 से 60 कर दे, सबका आप निकाल सकते हो। यहाँ पे एन की बस 2 के पावर n, यहाँ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 माइनस 10/10। इसके लिए क्या करेंगे आप, सबका मैं बता ही देता हूँ। अच्छा अब मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो अब देखो यहाँ में एक टेबल 10 से 60 मान लीजिए लेके गए, 10 से 80 लेके गए और 10 से 90 लेके गए, 10 से 80 और 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड लेके गए। अभी इसका सबका रेट आपको बताना है। ठीक है, जितना भी इंक्रीज किया गया है, टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है, ये टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड है ये सब। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है, इस कॉलम में लिखना है 2 की एन की वैल्यू सब, इसकी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 माइनस 10/10, यानी कि एन की वैल्यू इसकी आ जाएगी 1। यहाँ 30 माइनस 10/10 यानी एन की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ एन की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ एन की वैल्यू आ जाएगी 4। कैसे निकाल रहे हैं, 50 माइनस 10 कर देंगे आप, 50 माइनस 10/10। यहाँ एन की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 10/10 5। यहाँ एन की वैल्यू आ जाएगी 70 माइनस 10 यानी 60/6। यहाँ एन की वैल्यू आ जाएगी 7। यहाँ एन की वैल्यू आ जाएगी 8। अब बस उसके बाद आपको कितना इंक्रीज हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, क्या करना है 2 के पावर n में एन की वैल्यू पुटअप कर देना सब में। यहाँ पे 2 के पावर 1 का रखेंगे तो 2 टाइम इंक्रीज होगा, यहाँ पे ऐसे 2 के पावर 2 रखेंगे तो 4 टाइम। आई होप कि क्लियर होगा, सब में ऐसे कर देंगे आप। कोई भी टेम्परेचर देके आपको पूछ लेगा आप कर ले जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रेट ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बस इतना ही था, इतने में आपका डेट हो जाएगा। आप कहीं का भी क्वेश्चन कर लीजिए, अब मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं से करिए सबका हो जाएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप 12th में हैं, अभी जस्ट बोर्ड में हैं, तो बोर्ड पे फोकस रहिएगा। और अगर हो सके तो अगर आपके पास एनसीईआरटी फिंगर टिप्स केमिस्ट्री की बुक है तो उसमें बेसिक क्वेश्चन दिया है जो कि हेल्प करेगी आपको एनसीईआरटी को अच्छे से क्लियर करने में, क्योंकि एनसीईआरटी को लाइन से क्वेश्चन बनाता है। तो आपको एनसीईआरटी की कौन सी लाइन वीक है, कौन सी लाइन वीक है, जब क्वेश्चन आपका नहीं होगा तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ मेरी ये लाइन वीक है, ये वाला टॉपिक वीक है, तो आप उसको फिर से पढ़िएगा। लेकिन एक बार ये वीडियो देखने के बाद फिर से क्वेश्चन करिएगा। कोई क्वेश्चन अगर फंस रहा है कहीं का भी, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप क्वेश्चन करने की आदत लगे। ये नहीं कि पहले आप बेसिक को छोड़कर हाई क्वेश्चन करने लगें, वो चीज़ नहीं है। आप बेसिक से स्टार्ट करिए, फिंगर टिप्स करिए, उसके बाद अभी आप 12th में हैं, उसके बाद देखा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अगर है तो, नहीं तो आप कहीं का भी क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए। ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए काफ़ी क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक, रेट लॉ एंड द रेट कांस्टेंट। रेट लॉ, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रेट लॉ देखते हैं, देन रेट कांस्टेंट पे आएंगे। ठीक है, तो रेट लॉ क्या है, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन जो किया जाता है इन टर्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में, तो उसको बोलते हैं रेट लॉ। ध्यान से, रेट लॉ किसको बोलेंगे, रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ, किसके टर्म में करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस, और एक्सपेरिमेंटली एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे, वो भी एक्सपेरिमेंटली एक्सप्रेस करेंगे। तो वो जो एक्सप्रेस करेंगे वही होगा रेट लॉ, उसी को बोलते हैं रेट लॉ। ध्यान से फिर से, रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन
एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नोन एज रेट ला। ये आप रेट ला की सिंपल डिफिनेशन लिखेंगे, डिफिनेशन में कुछ है नहीं, मेन है न्यूमेरिकल आना चाहिए इस रेट ला का, ठीक है। अब देखिए रेट ला तो हो गया, रेट ला की डिफिनेशन सिंपल, लेकिन रेट डिफिनेशन से ज़्यादा मतलब है नहीं। अब रेट ला जो होता है, रेट ला में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन। अभी इसको रिएक्शन दिखा के लिखेंगे, बट इन एक्सपेरिमेंटली, अगर एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल रेट ला लिख रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल में जो पावर रेज करेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, वो पावर एक्सपेरिमेंटल होगा। अब जैसे मान लीजिए केमिकल रिएक्शन है, एक नॉर्मल सी केमिकल रिएक्शन है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, ये स्टोइकियोमेट्री की हो गई, और कोई प्रोडक्ट बन रहा है, हमको सिर्फ रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन से मतलब है, ठीक है, रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन से मतलब है। तो इस केमिकल रिएक्शन का अगर हम रेट ला लिखेंगे तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर, यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा ज़्यादा, प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जो मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन है उसका मल्टीप्लिकेशन। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए मोलर कंसंट्रेशन है जिसके पावर ए के पावर ए एंड बी के पावर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बी, ये हो जाएगा रेट ला इस रिएक्शन के लिए, जो रिएक्शन ऊपर लिख रखी है। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट। एंड अब जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी एक कांस्टेंट आएगा, और जिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा होता है के, इसी को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, के ए के रेज पावर ए और बी के पावर बी। यहाँ पे के क्या है, इस इक्वेशन में के आपकी रेट कांस्टेंट है, आर रेट ऑफ रिएक्शन है, के रेट कांस्टेंट है, और ये जो है मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की दोनों है ए और बी, यही है आपका रेट ला, ठीक है। ये जो ये इक्वेशन लिखी गई है यही आपका रेट ला है, और ये एक्सपेरिमेंटल होता है, ओके। यहाँ से मान लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैंने पावर लगा रखा है ए और बी, तो ए स्टोइकियोमेट्री हो, मतलब ये इसकी स्टोइकियोमेट्री जो है वही इसके पावर में आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो ए और बी का पावर है इसका स्टोइकियोमेट्री नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ध्यान दीजिएगा, ये एक्सपेरिमेंटल है। रेट ला क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, थ्योरेटिकल नहीं है। थ्योरेटिकली मतलब स्टोइकियोमेट्री जो हो वही पावर में जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ये चीज़ हो गई। अब आते हैं हम रेट कांस्टेंट पे। ये तो रेट, मान लीजिए एक रिएक्शन ये है, N1 A प्लस N2B इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इसका रेट ला, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स, यहाँ N1 नहीं लिख रहे हैं उसका रीजन है, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर वाई। अब यहाँ पे जो एक्स वाई है ये मोलर कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये रेट ला एक्सपेरिमेंटल होता है। अब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिखेंगे कि एक्स के ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर वाई, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इज इक्वल टू होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डी आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, डी आर बाई डी टी, के ए के पावर एक्स एंड बी के पावर वाई। इस रिएक्शन के लिए आपका रेट इक्वेशन लिखा गया है, रेट ला लिखा गया है ना, ये चीज़ आपकी हो गई। यानी कि इससे मतलब है कि आपकी एक्स और वाई की वैल्यू N1 और N2 के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है बस। आगे आ जाते हैं रेट कांस्टेंट पर। रेट कांस्टेंट क्या होता है, ओके। अब उसी रिएक्शन के लिए, रिएक्शन में दोबारा लिखूंगा वही, पहले रेट कांस्टेंट देख लेते हैं, फिर रेट कांस्टेंट वो तो के ही है, वही रिएक्शन में दोबारा लिख रहा हूँ जो ऊपर लिखा था अभी, N1 A प्लस N2B इज इक्वल टू M1C प्लस, यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिख रहा हूँ, M1C प्लस M2D। अब इसके दो तरीका है, ये तो लॉ ऑफ मैक्सन से और लॉ ऑफ मास एक्शन से इसका हम रेट लिखेंगे, दूसरा
अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, मतलब जो कि एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसका रेट लिखेंगे। तो इसका रेट दो तरीके से लिखा जाता है, इस रिएक्शन का रेट दो तरीके से लिखा जा सकता है। फर्स्ट मेथड जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन से इसका रेट लिख रहे हैं इस रिएक्शन का, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि आप लोग इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे 11th में। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन ये क्या होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, या रेट इज इक्वल टू हो जाएगा रेट कांस्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए के पावर स्टोइकियोमेट्री n1, ये n1 यहाँ पे आ जाएगा, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी के पावर स्टोइकियोमेट्री n2। ये आपका हो गया कौन सा, ये आपका हो गया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट इस रिएक्शन के लिए। देन सेकंड हम इसका रेट लिखेंगे रेट लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि जो कि एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। अगर इसी का रेट हम लिखें अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ऐसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट जो है ये, इसके अकॉर्डिंग अगर रेट लॉ लिखें इस रिएक्शन का हम, तो रेट लॉ इसका ऐसे लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर वाई। यहाँ पे अब ये क्लियर हो जा रहा है कि जो मोलर कंसंट्रेशन है, जो मोलर कंसंट्रेशन पे पावर लगी हुई है, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो पावर और रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री ही लिखी जाती है, लेकिन अगर रेट लॉ यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो पावर जरूरी नहीं है कि वो स्टोइकियोमेट्री हो, वो एक्स वाई कुछ भी हो सकती है, वो एक्सपेरिमेंटली क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी। अब इस केस में, अगर सेकंड वाले केस में अगर ए एंड बी, मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू द 1 मोल पर लीटर है, तो जो रेट आ जाएगा वो रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, रेट जो है रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। पॉइंट है, नोट पॉइंट क्या मतलब मेमोराइज पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान रखने लायक पॉइंट है। रेट ऑफ रिएक्शन अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि जो फैक्टर अभी जस्ट इसी वीडियो में टॉपिक पढ़े हैं इन्हीं से, मतलब शुरू में, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी। बट रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अच्छा, दोनों में मैं कंपेयर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट में दोनों। यहाँ पे मैं आर ओ आर का मतलब आप समझ रहे हो ना, रेट ऑफ रिएक्शन है। फिर यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ, लाइन, रेड लाइन, और यहाँ पे सेकंड कॉलम में रेट कांस्टेंट। हम दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफिनीशन क्या है, दोनों की डिफरेंस डिफिनीशन ही है। रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ये तो डिफिनीशन हो गई इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। जबकि रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट डायरेक्टली, ये रेट कांस्टेंट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये, ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है रेट लाइक क्वेश्चन में। रेट कांस्टेंट, यहाँ रेट कांस्टेंट इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन रेट लॉ इक्वेशन, एंड सेकंड, फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस हम रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या कर सकते हैं, सेकंड मेजर डिफरेंस हम लिख सकते हैं इसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन वही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन,
और जबकि रेट ला जो है कंसंट्रेशन रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे इंडिपेंडेंट होती है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, बट रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन या इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस दोनों में, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में हम बोल सकते हैं सिमिलरिटी भी है। सिमिलरिटी ये है कि दोनों के दोनों रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट दोनों के दोनों टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करते हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है एंड रेट ऑफ रिएक्शन भी टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है और रेट कांस्टेंट भी टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। ये दोनों में सिमिलरिटी है, इसको डिफरेंस नहीं बोलेंगे, सिमिलरिटी हो जाएगी दोनों में। एंड लास्ट यूनिट की बात हो गई, तो यूनिट की अगर बात करें हम, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट जो होती है वो ऑलवेज मोल पर लीटर पर सेकंड ही होगी। ऑलवेज मोल पर लीटर पर सेकंड ही होगी। बट रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो डिपेंड करेगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बदल जाएगा। जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट यानी के की यूनिट होती है जीरो ऑर्डर के लिए कुछ और होगी। रेट जीरो ऑर्डर के लिए तो मोल पर लीटर पर सेकंड ही होगी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स होगी। सेकंड ऑर्डर के लिए कुछ और, थर्ड ऑर्डर के लिए कुछ और, जो कि हम लोग आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। फार्मूला का भी डिफरेंस कर देते हैं। फार्मूला आप कंपेयर करेंगे दोनों का, तो रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला होता है कुछ ऐसा। रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला होता है आपका R इक्वल टू होता है प्लस माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। जबकि रेट ला जो आपका होता है R बराबर के ए के पावर x एंड बी के पावर y। ये आपका रेट ला है कि यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, ये आपका रेट कांस्टेंट और इसमें कंपेयर हो गया। आई होप कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट क्लियर हो गया होगा। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। जैसे रिएक्शन एनसीईआरटी में आपको दे रखी है CaCl3 क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ क्लोरीन Cl2 बन रहा है CClO4 प्लस HCl। इसका एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन लिखा गया है। एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन मतलब ये एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकली आप इसको नहीं लिख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन है। अब इसी एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन को देख के आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल लोगे, बट यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है इस रिएक्शन के लिए जो एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन है इसका, इस रिएक्शन का R इक्वल टू के CHCl3 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CHCl3 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 के पावर में 1/2 ये हो गया इस रिएक्शन के लिए रेट ला एक्सप्रेशन। एक रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन, इसका भी रेट ला एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली देख लीजिए। इथाइल एसीटेट मीन्स CH3 COO C2H5 प्लस वाटर। इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये आ जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH एंड इसके साथ इथेनॉल आ जाएगा C2H5OH। इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इसका रेट ला एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल रेट ला एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल रेट ला एक्सप्रेशन ऐसा आएगा R इक्वल टू के CH3COO C2H5 के पावर 1 CH3COO C2H5 के पावर 1 एंड H2O के पावर में 0। और इसी को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिलहाल अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे हम बात नहीं कर रहे हैं, ये सिंपल सा ये एक्सपेरिमेंटल है। अभी थियोरेटिकल ये एक्सपेरिमेंटल रेट ला लिखा गया है, एक्सपेरिमेंटल रेट ला इक्वेशन लिखा गया है। ये दोनों रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटल रेट ला थोड़ा सा मेमोराइज करके रखिएगा। एक क्लोरोफॉर्म प्लस Cl2 वाला, एक इथाइल एसीटेट प्लस वाटर वाला। इससे ये साफ प्रूफ हो जा रहा है रिएक्शन को देख के कि जो रेट ला होता है, रेट ला जो उसमें मतलब रिएक्शन का जो रिएक्शन के जो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है उसके जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर में नहीं लगता है। वो मतलब जो हम लोग रेट ला लिखते हैं जो पावर मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर लिखा जाता है वो नहीं लिखा जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल होता है रेट ला एक्सपेरिमेंटल होता है, थ्योरेटिकल नहीं होता है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। ये ओवरऑल हो गई रेट कांस्टेंट और रेट ला के बारे में। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। आराम से करें बट ऐसा कि
पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपका, मतलब जितना भी कहीं से भी आप क्वेश्चन करिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ आप उन्हें टोल तक ही करिए, टोल तक करिए, उसके ऊपर वाला कर सकते हैं आप, नीट का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिंगर टिप्स का कोई भी करेंगे। लेकिन अगर आप प्लीज़ 12th में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फुल में करिए, उसका जितना भी है उस चार्ट इतना भी क्वेश्चन वो खुद देता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एमसीक्यू टाइप 1, एमसीक्यू टाइप 2, एआर एक्सप्रेशन रीजन, मैचिंग टाइप का, लॉन्ग एस और शार्ट लॉन्ग क्वेश्चन, शार्ट क्वेश्चन, ये सब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइज करिए, इसका इंटेक्स क्वेश्चन करिए, देन आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पे जाइए। इतना करने के बाद आप ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो क्रैक ना कर सकें, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेईई मेंस हो, और आपका बोर्ड का तो कुछ पूछना ही नहीं है, बोर्ड में तो आपको वैसे ही हो जाएगा। इतना बहुत है, एक पेमेंट के ऊपर है। उसके बाद अगर इतना करने के बाद टाइम बच रहा है, फिर आप किसी और बुक पे कूदिए जो बाय मार्केट में होती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसको देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड करिए। एनसीईआरटी कवर करते हुए हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी से कुछ छोड़ रहे हैं। एनसीईआरटी प्लस जो आपको, चूँकि ये है फिजिकल केमिस्ट्री, तो थोड़ा सा ऐसा है कि जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करे, ऐसे चल रहे हैं। लेकिन अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग रेट ला एक्सप्रेशन, जो भी हम लोग रेट ला पढ़ के आए हैं, वो जो रेट ला एक्सप्रेशन होता है उसी से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेट ला एक्सप्रेशन, जो रेट ला एक्सप्रेशन होता है, ये एक्सप्रेशन सही से लिखते हैं, रेट ला एक्सप्रेशन होता है, उसी रिएक्शन के रिएक्शन की रेट ला एक्सप्रेशन की हेल्प से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? रेट ला एक्सप्रेशन के सम, जो पावर ऑफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर रहता है उसी का सम कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के जो पावर होता है उसको जोड़ के हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो रेट ला एक्सप्रेशन में लिखा हुआ होता है। जैसे एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये है आपका, ये आपका एक रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है कोई, कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट कुछ भी बन रहा हो, इसका रेट ला हम ऐसे लिख रहे हैं, आर इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स बी के पावर वाई। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ओ ओ आर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट में ओ ओ आर लिख रहे हैं हम। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर एक एक्स है, बी वाले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का पावर वाई, इन्हीं दोनों का सम कर देंगे, यही हो जाएगा क्या? ओ ओ आर, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ, अब इसको पढ़ने का तरीका देखो, यक्स क्या है? अगर यक्स है, यक्स इक्वल टू, ये जो यक्स ये है, यक्स इज ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर आपसे पूछा जाए इस जो ऊपर रिएक्शन लिखी हुई है और ये रेट ला लिख के दे दिया जाए, ये रेट ला, ये रिएक्शन और ये रेट ला, अब फिर पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ ए रिएक्टेंट का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो एक्स जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू ए के। ऐसे वाई, अब आपको पता चल गया होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू किसके? बी के। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। और एक्स प्लस वाई क्या है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। एक्स प्लस वाई पूरे रिएक्शन की ऑर्डर क्या है? पूरे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब नोट पॉइंट कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओ ओ और इट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल हो सकता है। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसी क्वांटिटी है? ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ओ आर मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंटल। जबकि भी इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्युलरिटी होती है थ्योरेटिकल, वो अभी जस्ट मॉलिक्युलरिटी जब पढ़ेंगे तब।
इतना आपको ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन के बारे में ध्यान देना है कि ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, कैसे निकालना है ऊपर आप लोगों ने देख लिया। ये रेट लॉ लिखा रहेगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन को देख के हम लोग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक रिएक्शन यहाँ पे लिख के उसका ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन आप बताइए। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है 1, सिंपल सा क्वेश्चन, H2 + I2 = 2HI, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है RkH2 एंड I2 के पावर 1 इसका ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन, ये जो पावर लगा हुआ है इसी का आप सम कर दीजिए, 1 + 1 = इसका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी, ये इसका ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन 2 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन पे एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है, आई होप कि आप लोग कर लोगे। ये दिया है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। ये रेट एक्सप्रेशन दे रखा है ए और बी का, रेट एक्सप्रेशन R = K A के पावर 1/2 B के पावर 3/2। तो ए के लिए आप ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन क्या करोगे, बस जो पावर लगा हुआ है उसका जोड़ दो, उसको जोड़ो, ए के पावर 1/2 है, बी के पावर 3/2 है, दोनों को सम कर दो, वही इस रिएक्शन इस ए वाले के लिए ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। तो इसका सम कर दो, 1/2 और 3/2 का सम कर दोगे, यानी ए के लिए जो ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन आपका निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, ए वाले के लिए ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन = द सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, समझ गए। आप पावर को सम कर दीजिए, ए वाले में 1/2 + 3/2, दोनों को सम करेंगे तो 3 1 4 4/2, यानी कि ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन फर्स्ट वाले के लिए 2, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे बी वाले के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा क्या करेंगे, देखिए सेकंड ऑर्डर बी वाले के लिए आप 3/2 और -1 को सम कर दीजिए, 3/2 + -1 यानी कि 3/2 - 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 2/2 यानी कि 1/2 आके निकल के आ जाएगा 1/2। एग्जाम्पल सिंपल सा था, आप कर सकते थे इसको, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। ओके, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, देखो यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, और यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो पर मिनट पर हावर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप टाइम को किस में रिप्रेजेंट कर रहे हो, मिनट में कि टाइम हावर में कि सेकंड में, लेकिन मोल पर लीटर पर सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ऑलवेज होगी। बट रेट कांस्टेंट की यूनिट ये डिपेंड करेगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जैसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वैसा जो होगा रेट कांस्टेंट का, यानी रेट कांस्टेंट के का यूनिट होगा। अब देखिए यूनिट ऑफ के लिए एक जनरल फार्मूला, इससे आप किसी कोई भी ऑर्डर रिएक्शन हो उसका आप यूनिट निकाल सकते हो, यूनिट रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो। जनरल फार्मूला क्या है, मान लीजिए nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो उसका जो यूनिट होगा, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो यूनिट होगा वो यूनिट होगा मोल पर लीटर, यानी मोल अपॉन लीटर के पावर में 1/n, यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इनटू टाइम इनवर्स, यानी कि सेकंड इनवर्स। टाइम को आप अगर सेकंड में लिख रहे हो तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। बट अगर रिएक्शन गैसियस है, ये किसके लिए हो गई, ये हो गई सॉलिड और लिक्विड के लिए। बट अगर रिएक्शन गैसियस रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, इफ रिएक्शन आर gaseous then unit of K, यानी यूनिट ऑफ के मीन्स यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इक्वल टू एटमॉस्फेयर के पावर 1/n इंटू टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा, बस आपको मोल पर लीटर के पावर 1 - n कर देना है, और अगर गैसियस रिएक्शन है तो एटमॉस्फेयर के पावर 1 - n कर देना है। अब आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो। यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए, या थर्ड ऑर्डर के लिए, फोर्थ ऑर्डर के लिए, जिसकी आपकी इच्छा के थर्ड ऑर्डर तक को पढ़ना ही है, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन है, यहाँ पे ऑर्डर कौन सा है, 0 फर्स्ट सेकंड, और यहाँ पे यूनिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जनरल फार्मूला पहले लिख लेते हैं। जनरल फार्मूला क्या था यूनिट का,
दोनों टर्म में यूनिट लिखें, ये यूनिट लिखेंगे हम लोग मोल अपॉन लीटर के पावर 1 - n, एंड टाइम में सेकंड में लिखेंगे, सेकंड इनवर्स। आप चाहे तो मिनट में लिखिए, चाहे तो हावर में लिखिए, चाहे तो ईयर में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, टाइम की यूनिट होनी चाहिए बस, सेकंड इनवर्स। एक यूनिट ये हो गई। सेकंड यूनिट इसकी एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर के टर्म में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूरा लिखेंगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। सेकंड हो जाएगी एटमॉस्फेयर के पावर 1 - n, एंड सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पे आप रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, ठीक है, तो ऑर्डर उसका मान लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है सेकंड हो जाएगा। थर्ड अगर है तो थर्ड ऑर्डर, थर्ड रिएक्शन के लिए मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो होगा थर्ड होगा। तो बस आपको क्या करना है, मान लीजिए जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो उसकी यूनिट कैसे लिखेंगे आप, मोल पर अपॉन लीटर 1 - n। यहाँ पे n की जगह पे आप क्या रखोगे, जीरो रखोगे, और n के प्लेस पे जीरो रखोगे, तो मोल अपॉन लीटर 1 - 0 1 ही होता है, तो इतना ही रहेगा सेकंड इनवर्स। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, और अगर एटमॉस्फेयर में यूनिट हो जाएगी तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड यूनिट हो जाएगी। ऐसे आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालोगे तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, मोल अपॉन लीटर इंटू जीरो अपॉन पावर 0, तो हो जाएगा 1। यानी इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये होता है सेकंड इनवर्स मोल के केस में, और इसमें भी सेकंड इनवर्स, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखोगे तो एटमॉस्फेयर के पावर 0 आ जाएगा। सेकंड के लिए क्या जाएगा, मोल अपॉन लीटर के पावर 1 - 2 करोगे तो -1 आ जाएगा, एंड सेकंड इनवर्स। ऐसे इसमें एटमॉस्फेयर के पावर -1 सेकंड इनवर्स। ऐसे थर्ड के लिए आप कर सकते हो। तो आप कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर दिया है, उसको आप पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बता दीजिए, तो आप सिंपली बता सकते हो। आई होप ये भी क्लियर होगा, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। अब एनसीईआरटी का आप एग्जाम्पलर 4.4 देख लीजिए। एग्जाम्पल 4.4, एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल 4.4। एग्जाम्पल 4.4 आप इजीली कर सकते हो। ये दिया है रेट, पूछा है कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है फर्स्ट सेकंड, पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो डाटा से मतलब नहीं है, आपको यूनिट देखना है। तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। मोल यहाँ पे है लीटर, मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स तो सब में होगा, ध्यान देना है आपको, मोल इनवर्स लीटर। एक किस ऑर्डर की रिएक्शन बनेगी, तो ये सेकंड ऑर्डर मोल पर लीटर, मोल अपॉन लीटर 1 - n में आप 1 - n में आप क्या रखोगे, n का वैल्यू 2 रखो, 1 - n में n का वैल्यू को 2 रखोगे, यहाँ n के स्थान पे आप 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 2 करोगे, 1 - 2 तो निकल के आ जाएगा मोल के पावर -1 और लीटर के पावर -1, और लीटर और सेकंड इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा। लीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ये वाली जो ए वाला है सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। और सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर की है, आप यहाँ 1 रखोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स तो होता ही है, ये 0 पूरा टर्म हो गया, सेकंड इनवर्स बचा, यानी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो एग्जाम्पल 4.4 डाटा से लेना ही देना नहीं था, सिर्फ आपको यूनिट देख के बतानी थी कि ये रेट कांस्टेंट किस ऑर्डर का लिखा हुआ है, किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है ये। तो फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का है, यूनिट से पता चल रहा है, और सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, वो आप यूनिट से पता चल रहा है, क्योंकि यूनिट सेकंड इनवर्स है। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल 4.4 आप ऐसे करोगे। तो रेट ला, ये न्यूमेरिकल आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल है, रेट ला एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है रेट ला। तो ये रिएक्शन है 2NO प्लस O2 इक्वल टू 2NO2, ये रिएक्शन है। और यहाँ पे आपका डाटा दे रखा है, मीन्स एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 4 में 4 बार एक्सपेरिमेंट किया गया इस रिएक्शन को लेके। रिएक्शन आपकी है 2NO प्लस O2 प्लस 2NO2। तो जब फर्स्ट टाइम रिएक्शन किया गया तो फर्स्ट टाइम इस रिएक्शन का रेट आया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 0.096। उस समय जो कंसंट्रेशन NO और O2 की थी 0.3 और 0.3 थी।
ऐसे आपका 4 टाइम एक्सपेरिमेंट करके कंसंट्रेशन ऑफ NO, कंसंट्रेशन ऑफ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 यहाँ टेबल में दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन का अब ये टेबल दे कि आपको कहेगा आप इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखिए। तो रेट लॉ लिखते समय ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चुनेंगे उसमें 2 एक्सपेरिमेंट को डिवाइड करना है। उस 2 एक्सपेरिमेंट को एक रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट है, इसमें एक रिएक्टेंट NO है, एक रिएक्टेंट O2 है। तो 2 रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपको कांस्टेंट रखनी है। जैसे मान लीजिए आप चाहिए तो एक्सपेरिमेंट 1, 2 में ये दोनों कंसंट्रेशन 0.3, 0.6 है, बट ये दोनों कांस्टेंट है 0.3, 0.3, तो आप एक्सपेरिमेंट 1 को एक्सपेरिमेंट 2 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे तीनों में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ O2 और जो रेट है उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, कंपेयर करके एक्स और वाई का मान करना पड़ेगा। ऐसे या तो आप 3 और 4 को भी डिवाइड कर सकते हो आपस में, बस एक कांस्टेंट होना चाहिए, एक वेरिएबल। तो मैं R इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेता हूँ K NO के पावर X एंड O2 के पावर Y, ये रेट लॉ होगा। अब यहाँ पे X और Y की वैल्यू बस हमको फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं, आप 2 और 4 को भी ले सकते हो, जो भी अच्छा हो आपकी। चलिए हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट डिवाइड बाई एक्सपेरिमेंट सेकंड। तो पहले रेट को डिवाइड करिए। एक्सपेरिमेंट 1 में जो रेट आया है R1 जो आया है आपका, वो कितना है 0.096, 0.096 अपॉन 0.384 इज इक्वल टू NO की कंसंट्रेशन कितनी है 0.3 अपॉन 0.6 की पावर X। ऐसे इधर O2 की 0.3, एक्सपेरिमेंट में 1 में भी 0.3, एक्सपेरिमेंट 2 में भी 0.3 की पावर Y। ये तो कांस्टेंट ही है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये जो रेट डिसाइड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, जो ये 0.3 बाई पॉइंट, इसको पहले सॉल्व करिए तो X की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, और वहीं X की वैल्यू आप इस इक्वेशन में, मतलब ये जो रेट ला लिखा गया है ये, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1, इसमें आपको X की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। आप सॉल्व कर दीजिए, 4 पूजा मतलब 4 चौके 16, 4 एक मिनट 4 छंग 24, 4 9 36, 2 38, यानी 1/4 आ जाएगा। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका 1/2 आएगा, 1/2 के पावर X, यानी X की वैल्यू कितनी आ जा रही है, X की वैल्यू 2 आ जा रही है। अब Y के लिए Y कैसे रेट को डिटरमाइन कर रहा है, तो Y को आप क्या करोगे, Y को फाइंड आउट करने के लिए X को कांस्टेंट कर दो, मतलब NO की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दो। तो आप चाहे एक्सपेरिमेंट 1 को डिवाइड कर दो एक्सपेरिमेंट 3 में, चूँकि एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 3 में NO की कंसंट्रेशन 0.3 आई है, या तो आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट 2 को डिवाइड कर दो एक्सपेरिमेंट 4 से, कोई भी लेके आप कर सकते हो। तो मैं कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट 2 को डिवाइड एक्सपेरिमेंट 4 से, आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट 1 को डिवाइड कर दीजिए एक्सपेरिमेंट 3 से। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेकंड के लिए, Y के लिए X का मान तो 2 आ गया, मतलब आप यहाँ पे X की जगह इस इक्वेशन में X की जगह 2 रखोगे। अब Y की जगह पे एक्सपेरिमेंट किसको डिवाइड कर रहे हैं, 2 को डिवाइड कर रहे हैं हम 4 से। तो 2 का एक्सपेरिमेंट 2 का रेट है 0.384, एक्सपेरिमेंट 4 का रेट आया 0.768, और इधर आपका O2 की कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 2 में 0.3 है और एक्सपेरिमेंट 4 में 0.6 है। पहले तो NO की लिख लेते हैं, NO की तो सेम ही है, एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 4 है ना, 2 में 0.6 है और 4 में 0.6, ये तो कांस्टेंट ही है, 0.6 अपॉन 0.6 इंटू X, ये तो कांस्टेंट है, कैंसिल आउट होगा दूसरे से। अब Y वाले में सेकंड में O2 की कंसंट्रेशन 0.3 है, 4 में 0.6 है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में O2 की कंसंट्रेशन 0.3 है, फोर्थ वाले एक्सपेरिमेंट में O2 की कंसंट्रेशन कितनी 0.6, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 के पावर Y आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 1/2 ही आएगा। तो यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 के पावर Y, यानी Y की वैल्यू कितनी पुटअप करेंगे तो 1/2 आएगा 1। आई होप कि क्लियर होगा। अब एक क्वेश्चन इजीली करवा देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी X का मान 2, Y का मान 1, तो आपका रेट निकल के आ जाएगा, R इज इक्वल टू K NO के पावर 2 एंड O2। ये सिंपल सा इसका ऐसा
सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का था। वो सिंपल सा क्वेश्चन एक लिखिए आप। मान लीजिए कि ये रिएक्शन है ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके डाटा लिखा गया है। एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3। डाटा है मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, और यहाँ पे आपका रेट है। मोलर कंसनट्रेशन रिएक्टेंट एक्सपेरिमेंट 1 में 1 आया, बी की मोलर कंसनट्रेशन एक्सपेरिमेंट 1 में 2 आया, रेट 4 आया। एक्सपेरिमेंट 2 में मोलर कंसनट्रेशन ए का 2 आया, बी का भी मोलर कंसनट्रेशन 2 ही आया, रेट 4 आया। ऐसे मोलर कंसनट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट 3 में 2 आया, और बी की मोलर कंसनट्रेशन 4 आया, और इसका रेट 16 आया। अब इसका आप रेट ला इक्वेशन या रेट ला एक्सप्रेशन बताइए। इस एक्सपेरिमेंट का फाइंड रेट ला, इसका रेट ला आप लिखिए। तो कैसे आप इसका रेट ला लिखेंगे? चलिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली एक एक्सपेरिमेंट में एक ही कंसंट्रेशन कांस्टेंट रख के दूसरे का कंसंट्रेशन रेट से कंपेयर करके एक्स का मान निकाल लेंगे, ऐसे वाई का। पहले इसका रेट लिखते हैं। इसका रेट नॉर्मली यही लिखेंगे, आर इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स एंड बी के पावर वाई। यहाँ पे हमको एक्स और वाई की वैल्यू पुटअप फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मतलब आप देखो 1, एंड अगर फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट देखें तो 1 और 2 और 2 और 2, इसमें बी कांस्टेंट है, एक को कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट 1 डिवाइड बाई एक्सपेरिमेंट 2 कर सकते हो आप। या अगर अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब वाई की वैल्यू निकालनी है आपको, मतलब नहीं सॉरी, वो बी के पावर वाई है ना, बी के पावर, हाँ, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्योंकि ये बी कांस्टेंट हो ले लिए हैं आप। अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए देखिए किस एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट है। सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट है, 2 दोनों में है। तो 2 और थर्ड जब ये कांस्टेंट रहेगा तो आपकी बी की वैल्यू नहीं, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, एक्स वैल्यू के लिए एक एक्सपेरिमेंट में एक ही कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। तो आप एक्सपेरिमेंट 1 को डिवाइड कर दो एक्सपेरिमेंट 2 से, बस। यानी कि आर रेट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का जो रेट है उसका डिवाइड बाय सेकंड एक्सपेरिमेंट का रेट है, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए सेकंड एक्सपेरिमेंट का पावर एक्स। ऐसे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी 2 मतलब सेकंड एक्सपेरिमेंट का मोलर कंसंट्रेशन पावर वाई। यहाँ पे आप डाटा पुटअप कर दीजिए। डाटा पुटअप करेंगे तो रेट 1 है 4, रेट 2 भी है 4, ये 4 है ना। A1 है कितना, A1, और सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये 2 है पावर एक्स। इसका 2 बाई 2 वाई, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, दोनों दो हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ 1/2 के पावर एक्स, और ये 1 इक्वल टू 1 बाई, अब यक्स की वैल्यू कितना रखें कि 1 आ जाए, तो यक्स की वैल्यू आप 0 रखोगे, 1/2 के पावर 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, यानी यक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। ऐसे वाई को निकालने के लिए आपको अब मोलर कंसंट्रेशन ए को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और ए कांस्टेंट है एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 में। तो सिंपली आप ऐसे इसको भी कर लेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, ऐसे वाई की वैल्यू के लिए, वाई वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, वाई वैल्यू के लिए आप एक्सपेरिमेंट 2 डिवाइड बाई एक्सपेरिमेंट 3, यानी अब एक्सपेरिमेंट 2 और 3 की वैल्यू आप यहाँ पे देख के कर सकते हो। आई होप कि इधर दिखेगा। एक्सपेरिमेंट 2 डिवाइड बाई 3, 2 में रेट कितना है 4 है, 3 में रेट कितना है 16 है। एक ही कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 2 में कितनी है 2 है, कांस्टेंट ही है 2/2 के पावर एक्स, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। पी की मोलर कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 2 में 2, 3 में 4, 2/4 के पावर वाई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 एंड 1/2 के पावर वाई, यानी वाई इक्वल टू 2 आ गया। एक्स इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 2, यानी रेट क्या लिखेंगे आप, रेट लिखेंगे इसका, यहाँ यक्स की जगह पे आप लिखेंगे, यक्स की जगह पे आप लिखेंगे 0 और वाई की जगह पे लिखेंगे आप 2।
यानी कि आर के ए के पावर 0 एंड बी के पावर 2 आएगा, यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 2 आएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो रेट ला का, रेट ला एक्सप्रेशन ऐसे आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन है नीट 2012 का, और नीट 2012 में क्वेश्चन पूछा था रेट ला से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है इन ए रिएक्शन A plus B equal to product, rate is the double when the concentration of B is double and the rate increase by a factor of 8 when the concentration of both reactant A and B are double। तो रेट लास्ट रिएक्शन के लिए क्या होगी वो रिटर्न करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन क्या है, A प्लस बी है कोई रिएक्शन, A प्लस बी रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बन रहा है। और सवाल में क्वेश्चन में सीधा बोला गया कि रेट डबल हो रही है जब कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल हो रहा है, यानी इसका रेट ला कुछ R इज इक्वल टू के ए के पावर x एंड बी के पावर y होगा। वो बोल रहे हैं कि रेट जो है डबल हो जा रहा है जब कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है डबल किया जा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ बी दोगुना किया जा रहा है, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये y इज इक्वल टू तभी तो रेट डबल होगा 2। अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोगुना करेंगे तो रेट आपका इंक्रीज हो रहा है 2 टाइम, रेट भी डबल हो जा रहा है, यानी y इज इक्वल टू 1 रखेंगे तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देन बोल रहे हैं कि रेट इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 8, यानी कि रेट जो हो रहा है 8 हो जा रहा है, 8 टाइम इंक्रीज हो रहा है जब कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट ए एंड बी आर डबल, यानी कि आप कंसंट्रेशन ऑफ ए को भी डबल कर दो, ए रिएक्टेंट को भी डबल कर दो और बी रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन को आप डबल कर दो, तो आप बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को भी डबल कर दो। तो ये तो 1 ही है, इसका वैल्यू 1 पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं, y इज इक्वल टू 1। देन अब a की वैल्यू क्या, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी कि 8 आ जाइए, x की वैल्यू 2 रखेंगे तभी तो 8 आएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी 2a के पावर 2 करेंगे और 2b करेंगे 1, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तभी तो 8 आ रही है, सेटिस्फाई होगा, यानी x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी रेट ला में आपका x इक्वल टू 2 होगा और y इक्वल टू 1 होगा, यानी r इज इक्वल टू के ए के पावर 2 एंड b के पावर 1। ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका रेट ला पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, r इज इक्वल टू के ए, चूँकि x इक्वल टू कितना आया है, x इक्वल टू 2 आया है, x इक्वल टू a के पावर 2 एंड y इज इक्वल टू 1 आया है, तो v, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ये डी ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, तो ये आपका 6 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये नीट 2012 का क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था जिसको रेट ला आ रहा है, थ्योरी देख ले, एनसीईआरटी से ही है, बाहर का नहीं है। अब एक क्वेश्चन और देख लो आप लोग, ये एक क्वेश्चन नंबर 10 रेट ऑफ रिएक्शन से, ये रिएक्शन दे रखी है फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, 2009 का है, नीट 2009 का क्वेश्चन है। DNH3 अपॉन dt इज इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, वैल्यू ऑफ द माइनस DH2 बाई dt, वैल्यू किसकी बतानी है, DH2 बाई dt की आपको वैल्यू बतानी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिएक्शन लिख लीजिए। रिएक्शन है क्या, N2 प्लस हाइबर प्रोसेस से अमोनिया जो बनाया जाता है N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, इस रिएक्शन का, इसका ROR रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो रिएक्टेंट की साइड में निगेटिव लगा के, जो स्टोइकियोमेट्री है 1 बाई स्टोइकियोमेट्री और निगेटिव में रहेगा, यानी माइनस में dN2 बाई dt इक्वल टू, माइनस में स्टोइकियोमेट्री थी है तो 1/3 DH2 बाई dt इक्वल टू, अब प्रोडक्ट को प्लस में लिखना है, प्लस 1/2 DNH3 बाई dt। आई होप कि आप लोग को रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी आती है, रिएक्शन को देख के। थ्योरी में जाइए वीडियो के, जहाँ पे रेट पार्ट 1 में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन किए हैं, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, रिएक्शन को देख आपको ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, वो सब हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं हम लोग। तो अब यहाँ से आपका वैल्यू दे रखा है DNH3 बाई dt की वैल्यू उन्होंने दे रखा है, यानी कि इसका वैल्यू उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में। इसका वैल्यू उन्होंने कितना दे रखा है, 2 इंटू 10 के पावर -4। तो इसकी जगह पे हमको मतलब है सिर्फ इससे और इससे, DH2 बाई dt से DNH3 बाई dt से,
इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू पूछा है, dNH3/dt की वैल्यू दिया है, dH2/dt की वैल्यू पूछा है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए -1/3 dH2/dt इक्वल टू 1/2 और dNH3/dt की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। dNH3/dt की वैल्यू 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ हो गया है ये। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा। यानी कि इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे आप। अब निगेटिव साइन पता है आपको, निगेटिव किस लिए है, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्टेंट, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए निगेटिव लगाया गया है। तो 1/3 dH2/dt इज इक्वल टू 10⁻⁴ बचा। अब dH2/dt क्या हो जाएगा, आई होप कि सिंपल आपको समझ आ गया होगा dH2/dt क्या होगा। अब यहाँ पे 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड, 3 × 10⁻⁴ आ जाएगा आंसर, 3 × 10⁻⁴। और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो वही होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो 3 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड, ये ऑप्शन नंबर डी में आपका दिख रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन विल बी राइट। अब क्वेश्चन नंबर 11, ये एनसीईआरटी से सीधे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से उठा रखे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। ओके, ये रिएक्शन जो है BrO3 - एक्वस 5Br- + 6S + 3Br2 + 3 वाटर, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द ब्रोमाइड आयन एज द फॉलोइंग। तो हमको रिलेशन बनाना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन है ये, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन मतलब प्रोडक्ट साइड में ये ब्रोमीन है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन आर इज इक्वल टू प्लस, चूँकि प्रोडक्ट है तो प्लस में रहेगा 1/3 स्टोइकियोमेट्री 3 है तो 1/3 dBr2/dt। एंड किससे रिलेट करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। तो डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट साइड में होगा, ब्रोमाइड आयन Br- है, तो बस इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा ब्रोमाइड आयन का, चूँकि रिएक्टेंट साइड में निगेटिव में रहेगा, स्टोइकियोमेट्री 5 है तो 1/5 हो जाएगा, और dBr- dt, ये दोनों इक्वल रहेंगे दोनों के रेट। तो आप दोनों को क्या कर दीजिए, कंपेयर दोनों को इक्वल कर दीजिए, यानी 1/3 dBr2/dt इक्वल टू माइनस में 1/5 dBr- अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, सिंपल सा एक दिख रहा है dBr2/dt, dBr2/dt लिखेंगे तो 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 5/3 नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो आपका पहला ऑप्शन तो रूल आउट हो जा रहा है, समझ आ रहा है। ये 3 आप इधर लेके जाएंगे जब इस 3 को, तो यहाँ पे जाएगा 3/5 होना चाहिए, 5/3 है तो रूल आउट हो रहा है। सेकेंड, dBr2/dt इज इक्वल टू 5/3 नहीं, 5/3 नहीं, 3/5 होगा, वो भी निगेटिव में होगा। अगर आप इसको अच्छा चारों ऑप्शन dBr2/dt ही है, dBr2/dt लिख ही देते हैं। अब आप इसको dBr2/dt, जब 3 इधर जाएगा तो यहाँ इज इक्वल टू माइनस में 3/5 dBr- dt, ये बनने आ जाएगा आपका। और ये ऑप्शन आपका किस में दिख रहा है देख लीजिए, ये है नहीं, 3/5 इसमें तो है बस निगेटिव नहीं है, ये भी रूल आउट हो गया। ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 11th का डी। ये आपका हो गया आज रेट ऑफ रिएक्शन से कुछ न्यूमेरिकल, और रेट कांस्टेंट, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सबको आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए ये भी क्वेश्चन आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये भी नीट 2011 के क्वेश्चन है, एक 2011 मेंस का क्वेश्चन है, दोनों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हैं जो कि हम लोग कवर कर चुके थ्योरी में। तो उसके बेस्ट बाई क्वेश्चन आप दो प्रैक्टिस कर लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है नेट का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट दे रखा है, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली, करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑर्डर को आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हो, थ्योरेटिकली नहीं, और मॉलिक्युलरिटी होती है थ्योरेटिकली। तो ये तो करेक्ट है, बट हमको इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये तो गलत हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट करेक्ट है बट इनकरेक्ट हमको फाइंड आउट करना है। सेकंड स्टेटमेंट, ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। यस,
ऑर्डर जो है रिएक्शन के जो रिएक्टेंट होता है उसके स्टोइकियोमेट्री से इन्फ्लुएंस नहीं होता, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल है। ओके, सी आप ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, बट इनकरेक्ट हमको ढूंढना है, तो ये भी रूल आउट। सी ऑप्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर टू द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वही होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन पे जो पावर होती है उसी का सम कर दोगे तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। ये भी स्टेटमेंट सही है, बट हमको इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये भी रूल आउट। लास्ट स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट आपका है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर। नहीं, अभी हम लोग जस्ट थ्योरी में पढ़ के आ रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल, जीरो और एनी नंबर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज होल नंबर है, ये गलत है, यही इनकरेक्ट है, तो यही करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी 27 का डी। 28 जो कि नीट 2011 मेंस का क्वेश्चन है, पहले IPMT मेंस होता था उसका क्वेश्चन है ये। अब देखिए इसका, ये सिंपल सा है, आपका पूछा यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो क्या होगी, हम लोग भी जस्ट प्रैक्टिस करके आ रहे हैं थ्योरी में कि इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड है। कैसे आ गई, नॉर्मल फार्मूला, जनरल फार्मूला, आई होप के भी जस्ट आप भूले नहीं हो, याद है आपका। जनरल फार्मूला होता है रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का, मोल पर लीटर के पावर 1 - n अपान या सेकंड इनवर्स, अपान करो या सेकंड इनवर्स कर दो। तो ये चीज़ आप n का मान जीरो रखोगे, यहाँ पे जीरो रख दोगे n की वैल्यू, तो मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा, यानी कि आपका 28 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में, मतलब पार्ट 3 में केमिकल काइनेटिक्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, ये देखेंगे। ओके, इस पार्ट में इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।